अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है ऑन चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 केमिस्ट्री, और टॉपिक है हमारा क्रोमेटोग्राफी। इस चैप्टर में जो हमने टोटल लेक्चर्स कवर किए वो 4 थे। पहले टॉपिक में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री वो बताया, उसमें फिल्ट्रेशन। देन हम सेकंड लेक्चर पे आए जिसमें मैंने क्रिस्टलाइजेशन पे पूरा आपको लेक्चर दिया। देन हमने सब्लिमेशन पे एक छोटा सा लेक्चर देखा, बट वो इंटरेस्टिंग था। देन फिर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पे आए। आज हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे हैं और वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ, तो इसका आंसर है ये एक ग्रीक वर्ड था। इस टॉपिक में हम तकरीबन 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन सीखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। एंड इसके साथ हम सीखेंगे प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि आपको आपके प्रैक्टिकल्स में काम आएगा। ठीक है, वो जो प्रोसेस हम यहाँ पे सीखेंगे, और प्रोसेस सीखने के साथ साथ ही आपको क्रोमेटोग्राफी की एक्चुअल में समझ आएगी। तो आइए इसको हम शुरू कर लेते हैं। डेफिनेशन पे हम बाद में आते हैं, पहले हम देख लेते हैं ये क्रोमेटोग्राफी वर्ड आया कहाँ से। तो ये याद रखना, ये एक ग्रीक वर्ड है जिससे ये क्रोमेटोग्राफी डिराइव हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड था क्रोमैटोज। क्रोमैटोज, अब ये है ग्रीक वर्ड क्रोमैटोज, और इसका मतलब पता क्या है मीनिंग? इसका मीनिंग है कलर राइटिंग, कलर से लिखना। जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पर क्या किया है, कलर से लिखा है, ब्लैक कलर से और रेड कलर से। बाकी आपको बॉर्डर भी नज़र आ रहा है रेड कलर का, वैसे वो तो लिखा नहीं है, बॉर्डर है। हमारा जो मैंने लिखा है वो कलर से लिखा है। सो अकॉर्डिंग टू ग्रीक इसको भी हम क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं, लेकिन मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कलर से लिखना। शुरू में चूँकि ये जो टेक्निक थी ये कलर सेपरेशंस के लिए इस्तेमाल की गई थी, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन वगैरह फॉर द कलर्स। दैट इज़ वाई आज भी हम इसको कलर राइटिंग से जानते हैं, लेकिन अब ये एडवांस हो चुकी है, इसमें हम कलर राइटिंग से हट के भी बात करते हैं। तो आइए आज की जो मॉडर्न डेफिनेशन है क्रोमेटोग्राफी की वो देख लेते हैं। द टेक्निक इन विच components of a mixture can be separated on the basis of their different distribution। ये अभी आपको ना लग रही होगी कि इतनी मुश्किल मैं लिख रहा हूँ, ये अभी आसान हो जाएगी जब मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। कोएफिशिएंट वैल्यूज बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज इज कॉल्ड। सर इतनी लंबी डेफिनेशन, कोई नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। द टेक्निक इन विच, मैं पहले इसको रीड कर दूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। द टेक्निक इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट वैल्यूज बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं, टर्मिनोलॉजीज़, वो है कंपोनेंट्स, सही है, और मिक्सर के सेपरेशन करनी है हमने, सेपरेटेड, ये यूज़ हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यस, कोएफिशिएंट वैल्यूज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, बिटवीन कहाँ, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। अब आप इमेजिन करो आपके पास 3 कलर्स की इंक्स हैं, रोशनाइयाँ। वैसे हम यहाँ पे भी इंक को स्याही कहते हैं, इंक का मतलब स्याही नहीं होता, रोशनाई होता है। ठीक है, वो मुख्तलिफ कलर की हो सकती है। अगर इंक ब्लैक कलर की है तो हम उसको स्याही भी कह सकते हैं। तो लेट वी हैव 3 इंक्स। हम उनको अगर एज ए मिक्सर देखें तो हम उनको मिक्स कर लेते हैं ना, तो हमारे पास रेड है, ब्लू है और ब्लैक है, तीनों इंक्स को मिक्स कर दें। तो अगर उनको सेपरेट करना है ना हमने, तो ये हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमने कहा ना सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर,
तो मिक्सर हमारे पास उसके कंपोनेंट 3 है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको मिक्सर की दी है जिसमें हमारे पास 3 इंच का मिक्सर है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। अब समझ आया? तो उन कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट वैल्यूज। इस पे मैं भी आता हूँ कोएफिशिएंट वैल्यू क्या होती है बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो ये डेफिनेशन अभी मैंने क्रोमेटोग्राफी की लिखी, लेकिन यहाँ पे एक नया क्वेश्चन खड़ा हो गया, पहले मैं उसको इलैबोरेट करूंगा फिर मैं वापस आऊँगा इस क्रोमेटोग्राफी पे। देखिए हमारे पास स्टेशनरी और मोबाइल फेज की यहाँ पे बात हुई है। स्टेशनरी फेज, पहले चलें इसी को देख लेते हैं कि स्टेशनरी फेज क्या होता है। ठीक है, अब याद रहे ये जो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपके लिए, ये सारा डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन वगैरह, ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर में आ सकता है, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को भी साथ साथ कवर करेंगे। स्टेशनरी फेज क्या है, जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं ना, मैं इसकी बहुत सादा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ आपने ये नहीं लिखना, ठीक है, तो पेपर में आपने लिखा हो कि जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो वो स्टेशनरी फेज होती है ये इसका मतलब नहीं है। स्टेशनरी फेज को हम सिर्फ समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं ज़मीन पे अगर मूव कर रहा हूँ ना, ये जो मेरी मूवमेंट है अर्थ पर, पृथ्वी पर, तो ये जो है ये ज़मीन हमारे रेफरेंस से स्टेशनरी है, तो ज़मीन मेरे लिए क्या हुई, स्टेशनरी फेज। और मैं जो उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ है ना, विद द रेफरेंस ऑफ अर्थ, मैं इस पे हुआ मोबाइल फेज। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 2 फेजेस होते हैं क्रोमेटोग्राफी में भी। एक होता है स्टेशनरी फेज जिसके ऊपर मोबाइल फेज ने मूव करना होता है, और एक मोबाइल फेज होता है जिसने स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करना है, और यही हम डेफिनेशंस बनाएंगे। सही है, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखें, द फेज which on which, चलें ऐसे कर लें, on which मोबाइल फेज moves is called, yes, स्टेशनरी फेज। वो फेज जिसके ऊपर किसने मूव करना होता है, यस, मोबाइल फेज ने, उसको हम स्टेशनरी फेज बोलेंगे। और याद रखना, इट में लिक्विड, या तो ये लिक्विड होता है, और सॉलिड, या फिर ये सॉलिड होता है। ये मैंने किसकी बात की है, स्टेशनरी फेज की। ओके, या तो ये लिक्विड होगा या ये सॉलिड होगा, और आगे चल के हम इन्हीं 2 लिक्विड या सॉलिड होने की बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी को भी क्लासीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट। अब एग्जांपल इसकी क्या होंगी स्टेशनरी फेज की, इसमें एग्जांपल सिलिका हो सकती है, सिलिका जैसे रेत टाइप SiO2 को हम कहते हैं, सिलिका जेल, ये जो अभी मैंने पहली दोनों एग्जांपल लिखे हैं ये सॉलिड हैं। एलोमीना Al2O3, एलोमीना है तो एलोमीना ये भी सॉलिड है। अच्छा, इसी तरह वाटर ये लिक्विड है, एथेनॉल ये भी लिक्विड है, वगैरह वगैरह वगैरह। सही है, ब्ला 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 ब्ला। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल्स हुई हैं, वाटर और एथेनॉल, दीज आर लिक्विड्स बट दी फर्स्ट 3 आर सॉलिड्स। सो स्टेशनरी फेज लिक्विड या सॉलिड दोनों हो सकता है। अब हम दूसरे पे मूव करते हैं, जो हमारा मोबाइल फेज है। यहाँ पे कॉन्ट्रेरीली मोबाइल फेज क्या होता है, तो इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, दी फेज विच मूव्स ऑन स्टेशनरी फेज, जो स्टेशनरी फेज पर मूव करता है ना, द फेज विच मूव्स ऑन stationary phase is called stationary phase. I hope you are understanding about my points जो मैं यहाँ पे mention कर रहा हूँ। The phase which moves on stationary phase is called, हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे, yes, मोबाइल फेज बोलेंगे। इसको मोबाइल भी पढ़ते हैं, मोबाइल असल में प्रोनाउंसिएशन तो ठीक यही होती है, लेकिन हम इसको मोबाइल यहाँ पे पढ़। अच्छा जी, ये क्या हो सकता है, इट में लिक्विड, या तो ये लिक्विड होता है और गैस, ये सॉलिड नहीं होता, याद रखिएगा, ये गैस नहीं होता स्टेशनरी फेज, और जो मोबाइल फेज है ये सॉलिड नहीं होता। ओके, अब ये कौन कौन सी इसमें एग्जांपल आ जाएंगी, एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक हो गया, जैसे हमारे पास बेंजीन है, ईथर है, CCl4 है जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, CCl4, मैथानॉल है। ये सारे लिक्विड लिख रहा हूँ, गैसेस भी हो सकती हैं जैसे हीलियम है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। सो दीज ऑल आर मोबाइल फेसेस।
तो यहाँ पे दो चीजें हमारे लिए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि हम इस चीज को समझ पाएं कि स्टेशनरी फेज किसको कहते हैं और मोबाइल फेज हम किसको। तो ये क्वेश्चन हमारा जो 2 था ये तो इसमें कवर हो गया। अब इसी में एक चीज थी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन्होंने 2 फेजेस के दरमियान सेपरेट आउट होना है, ये बात याद रखिएगा। या तो वो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा रहेगा या मोबाइल फेज के साथ। जैसे मैंने शुरू में इंक्स की बात की, अगर 3 इंक्स हैं तो हो सकता है जो ब्लैक इंक है वो ज्यादा स्टेशनरी फेज के साथ रहे, है ना, और जो ब्लू है वो थोड़ा ज्यादा मोबाइल फेज के साथ ऊपर चली जाए, है ना, और जो रेड है वो सबसे ज्यादा ऊपर चली जाए मोबाइल फेज के साथ। तो हर कंपोनेंट की मोबाइल फेज के साथ या स्टेशनरी फेज के साथ रहने की एक एबिलिटी है, इसी को हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट वैल्यू कहते हैं उस कंपोनेंट की। तो ये के जो है, अच्छा ये जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है ना, इसका सेम वही प्रिंसिपल है जो हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का था, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसका प्रिंसिपल भी वही है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये याद रखना, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो ये यहां पे होगी कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज, और नीचे हमारे पास आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे जस्ट कहा कि अगर रेड कलर ज़्यादा मूव कर रहा है तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज है वो ज़्यादा है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज है, रेड कलर की बात कर रहा हूँ, वो बहुत कम है। तो वो ज़्यादा किसके साथ रहेगा, मोबाइल फेज के साथ। इट मीन्स जब के की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, है ना, तो तब वो जो हमारा कंपोनेंट होगा वो ज़्यादा मोबाइल फेज के साथ मूव करेगा। ये बात याद रखें, अगर हमारे पास के की वैल्यू लार्ज है ना, तो वो ज़्यादा किसके साथ रहेगा, यस, मोबाइल फेज के साथ। और अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो फिर वो ज़्यादा किसके साथ रहेगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जो हमारे पास ब्लैक कलर है उसकी के की वैल्यू कम है ओवरऑल, तो इट मीन्स नीचे वाली जो स्टेशनरी फेज वाली कंसंट्रेशन है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो के की वैल्यू कम आएगी ना, समझ आ रही बात। तो जब के की वैल्यू कम आएगी इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज ये ज़्यादा होगी। तो जब ये ज़्यादा होगी तो हमारा जो कंपोनेंट वो वाला होगा मिक्सर के अंदर वो ज़्यादा किसके साथ रहेगा, स्टेशनरी फेज के साथ रहेगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या होती है क्रोमेटोग्राफी, और साथ में आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 ये है कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेजेस में क्या फ़र्क है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 हम कवर करने जा रहे हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सारे जो क्वेश्चन शॉर्ट में करवा रहा हूँ ना आपको साथ साथ क्रोमेटोग्राफी में, यही पेपर में आते हैं। तो इसमें हमने ये कवर करना है, यानी हमने क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी करनी है, यस, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को हम करने जा रहे हैं क्लासीफाई। अब क्लासिफिकेशन जो है क्रोमेटोग्राफी की वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज है, ये याद रखना। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्टेशनरी फेज हमारे पास 2 तरह का होता है, या तो ये लिक्विड होता है ना, या फिर ये क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसी की बेस पे हम क्रोमेटोग्राफी को क्लासीफाई करेंगे इनटू 2 डिफरेंट क्लासेस। द फर्स्ट वन इज, पहली जो हमारे पास क्लास है यहाँ पे वो है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब इसको कैसे डिफाइन करना है, इसको आप यूं डिफाइन करोगे, द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी in which stationary phase is solid, stationary phase is solid, called yes adsorption chromatography। तो ये आपने इंपॉर्टेंट नुक्ता याद रखना है, क्रोमेटोग्राफी की वो टाइप जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। एग्जांपल इसमें क्या आएगी, एक तो हमारे पास होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन
लेयर, इसको TLC भी कहते हैं, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ठीक हो गया। और दूसरी इसकी एग्जांपल है हमारे पास थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी के बाद कॉलम क्रोमैटोग्राफी, वो भी इसी में आती है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कॉलम क्रोमैटोग्राफी। सो दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। अब हम इसकी दूसरी टाइप पे आते हैं जो है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, फिर हम इसके यूजर्स को पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर हम देन प्रोसेस पे आएंगे और एक इंपॉर्टेंट नुकता होता है RF वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इसको लाइक करते हैं, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका सिर्फ अंगूठा जो है उसको थोड़ी सी आपने स्ट्रगल करवानी है, उसको एफर्ट करवा के आपने ये लाइक कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो इसमें टाइप है वो है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, अब जो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है, इसमें सिर्फ आपने एक वर्ड चेंज करना है। यहाँ पे हमने कहा था ना कि जहाँ पे स्टेशनरी फेज क्या होगा, सॉलिड होगा, वहाँ आपने यूज़ करना है द टाइप, ये सारा यही लिखना है आपने, द टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज़ लिक्विड। ये मैं आपको हिंट के तौर पे सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, पूरी मैं नहीं लिखने वाला। सिर्फ हमारा जो स्टेशनरी फेज, आपने पेपर में नहीं ऐसे करना, ठीक है ना ये पेपर में बस ऐसे लिख दें स्टेशनरी फेज इज़ सॉलिड। तो ये जस्ट शॉर्टकट मैंने इस्तेमाल किया है, बाकी आपने एज सच इसको पहले ही की तरह डिफ़ाइन करके लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। इसके एग्जांपल हैं, जैसे हमने पेपर क्रोमैटोग्राफी को पढ़ना है, वो इसकी टाइप है। पेपर एग्जांपल है, सॉरी, पेपर क्रोमैटोग्राफी। और इसमें हमने एक और एग्जांपल चलें कोड कर देते हैं, वो है गैस क्रोमैटोग्राफी। एंड लिख के ये आ गई हमारे पास गैस क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, बिफोर आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, यस, पेपर क्रोमैटोग्राफी, इससे पहले मैं आपको यूजर्स बताऊंगा। यूजर्स किसके, क्रोमैटोग्राफी के। ये हमारा चौथा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ठीक है, तुम तो पढ़े होते हो, तुम भी पढ़ने आ गई हो, तो जी हमारा ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, यूजर्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं, यूजर्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बहुत वाइड यूजेस हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस में यूज़ होती है। ठीक है, यूज्ड इन, ये मैं इसका पहला यूज़ लिख रहा हूँ, यूज्ड इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नंबर 2, इसको आइसोलेशन, यूज्ड इन आइसोलेशन, यूज फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स एंड सेपरेट। ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, सही है, मैं बताता भी हूं आपको। देखो, आइसोलेशन, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन तीनों का अलग अलग मतलब है। सेपरेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को अलग कर देना या ज़्यादा चीज़ों को अलग कर देना, और आइसोलेशन होता है उसमें से उसको अलग कर देना। मसलन 5 चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं, उनको अलग अलग करना, ये सेपरेशन है। उसमें से एक ABCDE 5 चीज़ें, तो उसमें से एक A को अलग कर देना बाकी सारों से, ये आइसोलेशन कहलाता है। और प्यूरिफिकेशन होता है खालिस बनाना, ना खालिस चीज़ को खालिस बनाना। तो इनके अलग अलग मतलब हैं। इसको हम फोरेंसिक एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। फोरेंसिक एनालिसिस क्रिमिनल केसेस में नॉर्मली होते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सॉइल एनालिसिस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, सॉइल एनालिसिस। क्लिनिकल लैब्स में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लिनिकल लैब्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रियाँ भी करती हैं, फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्रीज़ भी इसका इस्तेमाल करती हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। ठीक हो गया। तो इस तरह आप यूजर्स लिख के भी 2 नंबर हासिल कर सकते हैं अगर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है।
इसके बाद जो आगे हम बढ़ेंगे वो होगा हमारा क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हम करेंगे। ये मैं सारा इरेज करता हूँ, फिर उसमें काफ़ी चीज़ें हमने समझनी हैं। उसी में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th क्वेश्चन है जो कि है रिटार्डेशन फैक्टर। और ये प्रोसेस आप समझोगे तो क्रोमेटोग्राफी को और इसके यूजेस को समझना भी आसान होगा और आपको पता भी चलेगा कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये जो टॉपिक हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उससे रेलिवेंट चूँकि MCQs भी आते हैं, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। ठीक है, और साथ में वो रिटार्डेशन फैक्टर यानी RF वैल्यू वो भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो पेपर में पूछता है। वो तो मैं आपके सामने फजूल नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, या आपको फजूल चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके काम की हैं, और इस तरह मेरा टॉपिक भी कवर हो जाता है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात शुरू होती है इसके प्रोसेस की। ठीक हो गया, लेकिन प्रोसेस से पहले अभी हमने ये पढ़ना है पेपर क्रोमेटोग्राफी को। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ना जान ले। ये मैं अब कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगा आपको। ठीक है, ताकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी ना हो जाए। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज़ होता है ना, ये ऑब्वियसली लिक्विड है, क्योंकि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। स्टेशनरी फेज़ इज़ लिक्विड, और लिक्विड नॉर्मली ये वाटर को हम कहते हैं। सही है, कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ। जो हमारा यहाँ पे मोबाइल फेज़ होगा, मोबाइल फेज़ वो कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी याद रहे। वो ऑर्गेनिक सर क्या होता है सॉल्वेंट, यानी जैसे CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे हमारे पास ईथर है, बेंजीन है, इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे हमारे पास कोई भी जो मोबाइल फेज़ होगा। और जो हमारा सैंपल होगा जिसको यहाँ पे हमने सेपरेट आउट करना है, वो होगा मिक्सचर ऑफ इंक्स। मिक्सचर ऑफ इंक्स, ये पॉइंट आपने याद रखने, इंक्स का मुरक्कब मिक्सर। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले तो आपने लेना है वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1। पोरस साइज फिल्टर पेपर का 1 होना चाहिए, तो आप इसको वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 बोलोगे। और इसकी जो आपने लेंथ लेनी है स्टूडेंट्स, वो होगी 20 सेंटीमीटर पेपर की। तो ये हमने पेपर ले लिया है 20 सेंटीमीटर लेंथ का। ठीक हो गया, तो इस तरह आपने ये एक पेपर ले लिया, कितनी लेंथ का, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पेपर की लेंथ मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ, लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ये जो हमने पेपर लिया। अच्छा, आपने करना क्या है, इसके एक एंड से पेपर क्रोमेटोग्राफी की ना बेसिकली 3 टाइप्स हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सर्कुलर। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी 3 तरह की होती है, असेंडिंग होती है, डिसेंडिंग होती है और सर्कुलर भी होती है, सर्कुलर और सर्कुलर। तो ये असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना किसी चीज़ का, है ना, ऊपर की तरफ असेंड का होना। और डिसेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे को मैं एरो लगा रहा हूँ। और सर्कुलर का तो आपको मतलब पता है, यूँ सर्कल में गोल गोल घूमना, ये हमारा सर्कुलर होता है। तो असेंडिंग का मतलब है कि मोबाइल फेज़ ऊपर की तरफ जाएगा, डिसेंडिंग का मतलब है मोबाइल फेज़ नीचे की तरफ आएगा, और सर्कुलर का मतलब है वो यूँ घूमेगा। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो ये वाली है असेंडिंग, यानी हमने मोबाइल फेज़ को ऊपर की जानिब भेजना है। तो इसलिए इसके एक एंड से हमने एक लाइन मार्क करनी है, और वो 2.5 सेंटीमीटर की नीचे से, यानी यहाँ से जहाँ ये इसका एक एंड है यहाँ तक जो फासला है टोटल, वो 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसको हम बेस लाइन कहते हैं, याद रखिएगा, बेस लाइन। ये कहाँ पे लगानी है, तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ दी वन एंड से। ठीक है, अब आपने जो आपका सैंपल होगा जिसकी आपने सेपरेशन करनी है, जिसमें कंपोनेंट्स हैं जैसे कि मिक्स क्या होता है, इंक्स के जो है मिक्सर को हम कह रहे हैं, तो उसको यहाँ पे आपने स्पॉट कर देना है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड वगैरह। ठीक है, वी डोंट नो उसमें कौन से कलर्स हैं, अगर हमें पता है तो वो कलर्स को हम यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे भी लगा सकते हैं, अगर नहीं पता तो वैसे लिखेंगे, लगाएंगे। तो वो जो हमारा स्पॉट होगा, है ना, स्पॉट ऑफ सैंपल, वो होना चाहिए आपका तकरीबन 5 से 6 मिलीमीटर का। सही है, तो ये आप कोई कैपिलरी ट्यूब से लगा लें या इस तरह की कोई बारीक चीज़ से आप इसको स्पॉट करेंगे ऑन बेस लाइन। अब आपने क्या करना है, नीचे हमारे पास बीकर वगैरह हो सकता है, सही है, बीकर भी ले सकते हैं या कोई टब वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हम ले सकते हैं, जिसको यहाँ पे नीचे हमने प्लेस करना है, और इसमें हमने अपना लेना है मोबाइल फेज़।
और आपको मैं बता चुका हूँ मोबाइल फेज़ हमारा यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ हमने जो मोबाइल फेज़ लेना है उसमें नीचे थोड़ा सा हिस्सा पेपर का डिप कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोबाइल फेज़, नीचे जो है ये वाला। अब सर पेपर तो सॉलिड है, आपने कहा कि हमारा जो, क्योंकि देखो ना पानी की तो हमने बात नहीं की, ये हमारा हो गया मोबाइल फेज़, ये कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है मोबाइल फेज़, दिस वन इज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये तो बात मेरे ख्याल में आपको क्लियर है। अब ये तो मोबाइल फेज़ है, अब स्टेशनरी फेज़ कहाँ गया? तो सर वो पेपर है। नहीं भाई, पेपर तो स्टेशनरी फेज़ नहीं है, वो तो सॉलिड हो जाएगा। नहीं तो पेपर के अंदर जो एडजॉर्ब्ड वाटर है ना, एडजॉर्ब वाटर, वो हमारा यहाँ पे मोबाइल फेज़ है, सॉरी स्टेशनरी फेज़ है, और वो वाटर है यहाँ पे, याद रखिएगा। मैंने लिखा है स्टेशनरी फेज़ इज लिक्विड से वो वाटर है, और वो वाटर कैसे है कि जो हमारा फिल्टर पेपर है उसके अंदर वाटर एडजॉर्ब्ड है कुदरती तौर पे भी जब पेपर को बनाया जाता है, या हम इसके ऊपर एडजॉर्ब करवा भी सकते हैं। तो स्पोर्ट देने के लिए अब देखो ना, पानी को हम ये तो नहीं कह सकते कि भाईजान आप यूं सीधा खड़े हो जो हमने तो आपसे क्रोमेटोग्राफी करवानी है। अब पानी तो लिक्विड है ना, उसको स्पोर्ट देनी है हमने, और वो स्पोर्ट हम उसको पेपर से दे रहे हैं। सो पेपर यहाँ पे एक स्पोर्टिंग मीडियम है, वाटर जो है वो यहाँ पे स्टेशनरी फेज़ है, और मोबाइल फेज़ हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। और इस सारे को हमने बंद कर देना है किसी ग्लास कैबिन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें लें ग्लास कैबिन है, ये हम इसलिए बंद करते हैं ताकि एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर की रेजिस्टेंस वो ना हो, और हमारा जो क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस है ये जो है वो सही से चल पाए, ठीक है। तो ये इसकी वजह होती है। आई रियली होप कि आपको ये बात समझ आ गई है जो मैंने यहाँ पे की है आखिरी, कि इसको हमने कैबिन में, ग्लास कैबिन में क्यों रखना है। तो ग्लास बॉक्स कह लें या कैबिन, जो भी आप इसको कहना चाहते हो। ये मेरे से लाइनें सीधी क्यों नहीं लग रही भाई? सर लाइनें सीधी लगाया करें। ये देखें जी, मैंने अब कोशिश की, ये सीधी लगी। यहाँ से इसको आप क्लिप कर दो, ठीक है। तो पेपर को अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो मोबाइल फेज़ है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और उसके साथ जो कंपोनेंट्स है वो भी मूव करेंगे। अब जिस कंपोनेंट की मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा एफिलिएशन होगी वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेट्स सपोज वो रेड ज़्यादा ऊपर चला जाता है ना, और जो हमारा ब्लैक है वो ज़्यादा नीचे रह जाता है। से यहाँ पे ब्लू है, सही है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, और ये रेड है। तो यूं इनकी सेपरेशन हो जाएगी। और जब ये सॉल्वेंट फ्रंट हमारा तकरीबन यहाँ तक चला जाएगा ना, यानी सॉल्वेंट जो यहाँ तक मूव कर जाएगा, 3/4 हम इसको बोलेंगे, यानी टोटल पेपर की लेंथ का तकरीबन 3/4 हिस्सा। वो अगर 20 सेंटीमीटर का हमारा पेपर है ना, तो ये लेंथ बनती है तकरीबन 15 सेंटीमीटर। तो जब हमारा सॉल्वेंट फ्रंट 15 सेंटीमीटर तक मूव कर जाएगा तो ऑलमोस्ट सेपरेशन हो चुकी होगी। फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे सारे प्रोसेस को, पेपर को ड्राई कर लेंगे, तब जो पैटर्न आएगा उसको हम क्रोमेटोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? आप ही बता रहे हैं हमें। क्रोमेटोग्राम, याद रखिएगा, द पैटर्न ऑन पेपर, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज नोन एज क्रोमेटोग्राम। आई रिपीट इट अगेन, द पैटर्न ऑन पेपर आफ्टर कंप्लीशन द क्रोमेटोग्राफी इज नोन एज क्रोमेटोग्राम। ये याद रखना है आपने पॉइंट। अब यहां तक तो मेरे ख्याल में आपको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की समझ आ गई होगी। इसमें जो असल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है RF वैल्यू, यानी रिटार्डेशन फैक्टर। क्या है? यस, ये 5वां इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो है रिटार्डेशन फैक्टर, और इसको हम कहते हैं RF फैक्टर या RF वैल्यू। सही है, रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू। अब ये क्या भला होती है? देखो भाई, जो हमारे पास अगर तो कंपोनेंट्स कलर्ड हैं फिर तो बड़ा आसान होता है उनको आइडेंटिफाई करना, लेकिन अगर हमारे पास कंपोनेंट्स कलरलेस हैं, क्योंकि ये कलरलेस के लिए भी यूज़ होती है, तो फिर उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। उसके लिए हम हेल्प लेते हैं रिटार्डेशन फैक्टर से। अब ये कैसे होगा? लेट्स सपोज अब आप एज्यूम करो कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कलरलेस हैं, हमारे कंपोनेंट्स कलरलेस हैं। तो हमारे दो कंपोनेंट, जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो दो कंपोनेंट यहाँ से निकल के आते हैं, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। लेट्स सपोज दिस इज योर कंपोनेंट ए एंड दिस इज योर कंपोनेंट बी। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती कि कहाँ कहाँ ए बी हैं, क्योंकि दोनों कलरलेस हैं, तो ये स्पेशल किस्म की स्प्रे बना के इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। बहरहाल आप समझ लो कि दो कंपोनेंट आइडेंटिफाई हो गए, ए और बी दोनों कलरलेस थे। तो हमने देखना है कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है बेस लाइन से, यानी ओरिजिनल पॉइंट से। ये ओरिजिनल पॉइंट है हमारा। तो मैं कहता हूँ लेट्स से कि ये जो ए है इसने जो टोटल डिस्टेंस तय किया है बेस लाइन से या ओरिजिनल स्पॉट से वो एक्स है। ए कंपोनेंट ने कितना फासला तय कर लिया? एक्स। अब यहाँ एक और चीज़ नोट करो, सॉल्वेंट ने भी कोई फासला तय किया है ओरिजिनल पॉइंट से या बेस लाइन से, ये वाला। सही है। तो ओरिजिनल पॉइंट से हमारे जो
सॉल्वेंट ने डिस्टेंस कवर किया है उसको आप एज्यूम कर लो वो y है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज y डिस्टेंस। तो जब मैं RF वैल्यू लिखूंगा ना, मैं इसको रेशो बना के लिखूंगा कि हमारे कंपोनेंट ने कितना फासला तय किया, ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि सॉल्वेंट ने टोटल फासला कितना तय किया, इसी को हम रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। यानी रिटार्डेशन फैक्टर यानी RF वैल्यू इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। यानी मैं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, ओरिजिनल स्पॉट। और स्पॉट ओरिजिनल कहाँ पे, ये वाला जहाँ हमने ओरिजिनली अपने सैंपल को स्पॉट किया था। और इस सारे को डिवाइड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। ये याद रखें, नीचे हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, बस ये आखिरी चीज़ है, ये वीडियो ख़त्म होने लगी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, ओरिजिनल और आगे स्पॉट आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर यहाँ पे मैंने RF ऑफ A लिखनी हो, चूँकि A कंपोनेंट की RF वैल्यू मैं अगर लिखना चाहूँ RF ऑफ A, ये तो बताओ ये क्या होएगा। शाबाश, गलत बताया आपने। अच्छा सही बताया, ओके ओके, आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ऊपर X है जो कंपोनेंट A ने फासला तय किया और सॉल्वेंट ने कितना किया, शाबाश, Y तय किया। तो सर जो हमारे पास RF ऑफ A होगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपोनेंट यानी X फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल। तो शाबाश, जल्दी से B का मुझे बताएं। यस सर, B का भी हमें पता है। सर आप यहाँ करके लिखें, ये जगह खाली क्यों पड़ी हुई है, RF ऑफ B दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं B के, तो अभी हमने फासले को अगर हम B के डिस्टेंस को कहें ये Z है, छोटा z चलें कंसीडर कर लें, तो ये होगा z ओवर y। सो z ओवर y इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट सॉरी B, ठीक है, z और y सॉल्वेंट ने, तो ये दोनों की रेशियो होगी। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, ये जो रिटार्डेशन फैक्टर है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता, हैज़ नो यूनिट। अब आप कहोगे सर ये कैसे हैज़ नो यूनिट, क्योंकि बच्चों इसमें जो डिस्टेंस है वो ही डिस्टेंस से डिवाइड होगा, तो डिस्टेंस की डिस्टेंस के साथ रेशियो तो यूनिट कट जाएंगे। और एक और मजे की बात, इट्स वैल्यू ऑलवेज लेस देन, इट्स वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1, ये भी याद रखना है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। क्यों भाई सर 1 से कम क्यों होगी, मैं बताता हूँ। देखो जो हमारे कंपोनेंट ने डिस्टेंस कवर करना है ना, वो हमेशा सॉल्वेंट के डिस्टेंस से कम ही होगा। सॉल्वेंट ने हमेशा ज़्यादा ही डिस्टेंस तय करना है जो y है, और कंपोनेंट ने या तो A या B कवर करना है जो सॉल्वेंट के कवर्ड करदा डिस्टेंस से कम होगा। तो ऊपर हमने डिस्टेंस लिखना होता है कंपोनेंट का जो हमेशा कम होगा, और नीचे हमने लिखना होगा सॉल्वेंट का जो हमेशा ही ज़्यादा होगा। तो आंसर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। मसलन मैं कहता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है, चलो इसको 13 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ये कितना था, 13 सेंटीमीटर। और हमारे B कंपोनेंट ने जो आपको लग रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तय किया है, तो सपोज कर लो ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 13 आएगा। तो जब हम दोनों का आंसर लेंगे तो वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ज़ाहिर बात है 10 को 13 पे तकसीम करेंगे तो वो लेस देन 1 ही आएगा। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट अबाउट टोटली दिस क्रोमेटोग्राफी और अबाउट दिस टोटल चैप्टर नंबर 2 विच वाज क्या था इसका नाम, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। ठीक हो गया, तो यहाँ तक मुझे दें इजाज़त। लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।